अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, 100 डेज ऑफ दिस गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब 16 महीने उससे पहले भी तो थे। अच्छा, उनको काउंट करें इसमें चीज़ तो वही है। हाँ, कंटिन्यूटी कह सकते हैं। फिर दरम्यान में थोड़ा सा केयर टेकर्स का गैप आया, वो भी सेम थिंग। सांता बांता। अच्छा, चलें 100 डेज को ही अभी काउंट कर लेते हैं, क्योंकि इन 100 डेज में तो आगे वाले सालों का भी वादा है ना, वो तो 16 माह थे। अब 16 जो 100 दिन है, उसमें शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कल कहा जा रहा था कि वो खिताब करेंगे और आवाम को एतमाद में लेंगे बजट के। और मैंने आपसे सवाल भी किया था कल नहीं हो सका खिताब। आज कहा गया कि 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। 6 बजे भी हम स्क्रीन के सामने बैठे थे, नहीं हुआ। 7 बजे भी नहीं हुआ। 7:15 बजे के करीब वज़ीर आज़म साहब आए और फिर उन्होंने फिलबदी खिताब किया और उसमें उन्होंने अपनी कारकर्दगी गिनवाई कि डिफ़ॉल्ट से बचाया, और फिर हमने महंगाई को कम किया, और फिर हमने कीमतें कम की, और वो कह रहे हैं कि मैं वादा करता हूँ कि IMF प्रोग्राम जो है वो आखिरी होगा। वादा वो पता नहीं पूरा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब तो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन दिखाई दिए हैं, आपका क्या ख्याल है इन 100 दिनों के बारे में? देखिए आयशा, 100 दिन में असेसमेंट करनी इन मुश्किल हालात में एक गवर्नमेंट की फेयर बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब इस किस्म के हालात के अंदर एक नई गवर्नमेंट आती है तो वो 100 दिन में अचीवमेंट्स नहीं होती। 100 दिन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें की जाती है जो कि एक्चुअली डिप्रेसिंग होती है, नेगेटिव होती हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में जाके उनका फ़ायदा हो। तो अचीवमेंट्स तो आप असेस करें आफ्टर मे बी 2 years और 3 years, फिर आप कह सकते हैं कि ओके। क्योंकि अभी तो जो इक़दामात किए जा रहे हैं वो तो सारे सख्त मेजर्स हैं। वो अचीवमेंट्स तो उनको नहीं कोई कह सकता। अचीवमेंट्स तो होती हैं जो खुशहाली होती है, और यहाँ इस वक्त तो खुशहाली वाले तो सिचुएशन ही नहीं है। बहरहाल, तो अब क्योंकि 100 दिन के ऊपर हर एक का ये होती है टेम्पटेशन के बताया जाए हमने क्या किया है। ये नहीं कि हमने अचीव क्या किया, मगर हमने किया क्या है। और शहबाज साहब का भी यही मसला था कि अचीवमेंट्स तो ख़ास नहीं है, हो भी नहीं सकती। जिस किस्म की महंगाई है और जिस किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं, बेल्ट टाइटनिंग हो रही है, IMF का प्रोग्राम चल रहा है, भाग दौड़ हो रही है कि पैसे कहीं से इकट्ठे किए जाएं, डिफ़ॉल्ट ना हो, तो इस पर क्या अचीवमेंट हो सकती है? सिर्फ यही अचीवमेंट है कि चले अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। ये अचीवमेंट है कि IMF का प्रोग्राम शुरू हो गया है। IMF ने आपको कुछ पैसे दे दिए हैं और आगे सितंबर में कुछ और पैसे देंगे, जिसके साथ और पैसा सऊदी अरेबिया से भी आएगा, वगैरह वगैरह से आएगा। चाइना की ट्रिप में इन्होंने अपने जो कर्जे लिए हुए हैं उसके ऊपर जो पैसे वापस करने थे वो चीनियों को समझा के प्यार मोहब्बत के साथ उनको भी मुलतवी कर दिया है कि डिलेड। तो मैं समझता हूँ दीज आर फेयरली बिग अचीवमेंट्स। जिस किस्म के प्रॉब्लम्स उनको फेस कर रहे थे वो डिफ़ॉल्ट से बचाया, IMF का प्रोग्राम शुरू किया, उसके बाद चाइना के जो 8-9 मिलियन डॉलर्स देने थे इस साल, उसको डिफर्ड पेमेंट्स की। एंड इसी तरीके के साथ हमारे 1-2 इंटरनेशनल बॉन्ड्स थे, उनको रिटायर किया विदाउट डिफ़ॉल्ट। तो दीज आर मेजर अचीवमेंट्स। बट वो इसलिए इसको लोग नहीं मानेंगे एज मेजर अचीवमेंट्स बिकॉज आम लोग जो हैं उनकी तो हालत कोई ख़ास बेहतर नहीं हुई। आम लोगों की तो हालत और ख़राब हो रही है। लेकिन 38% से 12% तक महंगाई का आना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इसके ऊपर आने वाला था, आपने अच्छा किया बताया, मुझे याद दिलाया। बात यह है कि इन्फ्लेशन सबसे बड़ी इशू था और डिवेल्यूएशन, ये 2 चीज़ें थी, क्योंकि डिवेल्यूएशन के साथ भी इन्फ्लेशन होती है। अच्छा, अब डिवेल्यूएशन जो है वो रुक गई, उसको मैनेज कर लिया स्टेट बैंक ने और गवर्नमेंट ने। वो अब रुपया जो है वो गिर नहीं रहा है, रुक गया है। पाउंड और डॉलर जो है वो एक स्टेज पे आगे रुक गए। जो लोग समझ रहे थे कि 400 रुपये पे पाउंड जाएगा और 300 से ऊपर डॉलर चला जाएगा, वो नहीं हुआ। 270-80 के दरमियान डॉलर रुक गया है और 250 और 60 के दरमियान पाउंड रुक गया। अब आगे क्या जाके होता है वो आगे इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा, बट कम से कम ये रोक दिया। जिसके साथ ये हुआ है कि अब जाके स्टेट बैंक ने भी अपने इंटरेस्ट रेट्स जो है वो 150 BPS कम कर दिए, जिसके साथ इंडस्ट्री को जो लोन लेती है इंडस्ट्री बैंकों से वो अब कम रेट पे मिलेगी। बहुत हाई है अभी भी, मगर फिर थोड़ी सी सहूलत हुई। इसी तरीके के साथ जो गवर्नमेंट लेती है अब पैसा बैंकों से, कर्जे, गवर्नमेंट का भी जो डेट है वो भी कम होगा, बिकॉज जो डेट रीपेमेंट करनी है वो अब कम रेट पे होगी। तो ये एक अच्छे कदम उठाए हैं।
अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि महंगाई कम हो रही। महंगाई एक ज़माने में 40% थी, फिर 25 पे आई, फिर वहाँ काफ़ी अरसा टिकी रही, अब आ गई 11-12%, 10 से 11-12%। और हर आदमी जो है बाहर सड़क पे जो है उसको इस बात का एहसास हो गया है कि महंगाई कम हो गई है। अब टमाटर भी नहीं बढ़ रहा और आलू भी मिल जाते हैं, प्याज भी मिल जाते हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट कि आपने महंगाई को कम कर लिया है। और पेट्रोलियम प्राइसेस के बारे में पेट्रोलियम प्राइसेस तो आपको पता ही है, वो फिक्स्ड है, उसका इंडेक्स है एक जिसके साथ वो बढ़ती हैं कम होती हैं, तो उसके अंदर तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करती, वो तो हमारी जो एक इदारा है वही करता है, नेपरा जो है वो करते हैं। और रेट्स लगाते हैं तो कभी किसी महीने 10 रुपये बढ़ जाता है, किसी महीने 5 रुपये गिर जाता है, अब फिर गिरा है, डीजल भी गिरा है और वो भी गिरा है। तो मैं समझता हूँ दिस इज़ गुड कमिंग ऑन द ईव ऑफ द बजट, कि बजट आया ही है तो सब समझ रहे थे कि पेट्रोल और महंगा हो जाएगा, तो उन्होंने कम कर दिया। मेरा ख्याल है अगले महीने फिर बढ़ जाएगा थोड़ा सा। अच्छा। तो ये चीज़ चलती रहेगी, मगर साइकोलॉजिकली स्पीकिंग तो ये अच्छा हुआ। मगर अब जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि शहबाज शरीफ साहब की जो स्पीच थी जो आज उन्होंने दी है, उसके अंदर जाहिर है उन्होंने यही समझाने की कोशिश की है कि हालात बड़े मुश्किल है, हमने काबू पा लिया उसके ऊपर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है काबू पाना, मगर काबू तो अभी आधा ही पाया ना, अभी तो इंटेंशंस हैं, इरादे हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। फैसले हो गए, ये टैक्स कलेक्ट करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, मगर अभी उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब वो वहाँ मुश्किल आएगी। तो आगे जाके देखना ये है कि अगले 3 महीने के अंदर, ये मैं कह रहा था कि सितंबर तक क्या यही बजट चलेगा या आखिर फिर ज़रूरत पड़ जाएगी कि एक सप्लीमेंट्री बजट की ज़रूरत पड़ जाएगी, फिर देखा जाएगा क्या होता है उस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि फर्स्ट 100 डेज टफ डिसीजंस टेकन वेल, नॉट ऑल एज वेल एज शुड बी, मगर कॉम्प्रोमाइज़ भी करनी पड़ी हैं जो की हैं। मेरा ख्याल सबसे बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ तो ये हुई है कि इंडस्ट्री जो है जो बैठी हुई है, और एक्सपोर्ट्स जो है हमारे लिए बड़े क्रिटिकल है, उसके बगैर आप इंपोर्ट भी कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे तो पैसा नहीं आएगा, डॉलर, तो पेपर्स कैसे करेंगे, या आपकी लिपस्टिक कहाँ से आएगी और मेरी टाइयाँ कहाँ से आएंगी, ठीक है ना। तो ये इसके लिए पैसे चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए। एक्सपोर्टर कह रहा है जी कि हम तो तैयार हैं करने के लिए, मगर हमारे लिए मुश्किल बड़ी है, क्योंकि जो बिजली है और गैस है बड़ी महंगी है, और ये सारे इस रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई जो है गैस की और इनपुट्स की, एनर्जी की, जो बड़ी महंगी है। तो हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, हमें आपकी सहूलत दें। तो अब आज ही जो अनाउंस किया उन्होंने वो ये किया कि जी कोई 250 अरब के करीब की सहूलत दी है, 200 से 250 अरब की सहूलत दी है। हाँ, 200 इंडस्ट्री को 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान किया है सनतों के लिए। लेकिन साथ ही जो आम है सारिफ, उसके लिए 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफा भी कर दिया। हाँ, तो वो यही होता ना कि कहीं ना कहीं उनको देना था ताकि एक्सपोर्ट्स हों, और कहीं से तो लेना था ना, पैसे हवा में तो नहीं है, प्रिंटिंग तो कर नहीं सकते पैसे की, ज़्यादा प्रिंटिंग करेंगे तो फिर महंगाई हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो इसलिए अगर इनको 200 अरब रुपये से ज़्यादा दिया है एक सहूलत, ताकि एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़े, और तो फिर कहीं ना कहीं से तो लेने थे ना पैसे। अब वो 2 जगह से उन्होंने पैसे लिए हैं। एक तो ये आप जो कह रहे हैं कि रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए, जो घरों वाले लोग हैं उनके लिए बिजली का रेट बेसिक टैरिफ में उनका बेसिक टैरिफ बढ़ा दिया है। दूसरा ये है कि ये जो मिडिल क्लास है उनसे भी 200-250 अरब रुपया की टैक्सेस जो हैं वो बढ़ा दिए, जिसकी हमने कल बात की थी। मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा एक कदम था। और अब ये जो बातें हो रही हैं आयशा, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं। अगर ये इम्प्लीमेंट कर लिया तो बहुत कामयाबी होगी इनको। इस वक्त आपका जीडीपी टैक्स रेशियो जो है, टैक्स जीडीपी रेशियो 8-9-10% के करीब है। इनकी कोशिश है कि अगले 2-3 साल में इसको 13% पे ले जाया जाए। अगर ये 12 में भी चले जाते हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अब वो कैसे जाएंगे, ये हमने कल बात की थी कि जी रिटेलर्स जो हैं उनको कैसे समझाएंगे, प्रोफेशनल्स जो हैं उनसे कैसे टैप करेंगे। अब वो FPR चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि हम सिस्टम बना रहे हैं जिसके साथ हम मॉनिटर कर सकेंगे। उसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मगर अब ये प्रोजेक्ट्स तो बन रहे हैं, प्लान्स बन रहे हैं
क्या इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या इंडस्ट्री रिटेलर ये बात मानेंगे, क्या वो तावन करेंगे, क्या वो नहीं करेंगे, फिर क्या सज़ाएं होंगी, अगर सज़ाएं नहीं होंगी तो फिर क्या स्ट्राइक्स होंगी, क्या होगा, ये अगले 3 माह में हमें पता चल जाएगा कि किस हद तक ये कामयाब होगा कि नहीं। अगले 3 माह में 1.5 माह के करीब वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि मैं अच्छे रिजल्ट्स लेकर आऊँगा, जो इदारे बोझ हैं हम उनको ख़त्म कर देंगे, ख़जाने से बोझ हटाएंगे। उन्होंने कमेटियाँ भी कुछ किफ़ायतशारी के लिए बना दी हैं। और कल आपने स्टेशनरी की बात की थी, तो उस पर जो 10% सेल्स टैक्स है वो भी वापस लेने का फैसला जी, ये इन्फॉर्मेशन यही आ रही है। इनफैक्ट मैंने खुद पीएम साहब के साथ रब्ता किया था। अच्छा। और मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि ये मत कीजिए, स्टेशनरी और किताबों के ऊपर आप सेल्स टैक्स मत लगाएं। तो वो एकदम उनका रिस्पांस यही था कि बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैं इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर से बात करता हूँ। तो फिर मेरी और भी वहाँ 1-2 सीनियर लोगों से बात हुई, तो उन्होंने कहा हम चेयरमैन FPR से रिक्वेस्ट करेंगे। और उन्होंने बताया, तो आज की खबर यही है कि स्टेशनरी और किताबों के ऊपर GST जो लगा रहे थे 6 से 10%, वो शायद फैसला किया कि नहीं लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि वेरी गुड डेवलपमेंट, वेरी गुड न्यूज़। एंड खुशी होती है कि अगर कोई रिस्पांस हो ना, अगर आप कोई अच्छी तजवीज़ दें और प्राइम मिनिस्टर साहब या फाइनेंस सेक्रेटरी साहब या FPR चेयरमैन साहब उसके ऊपर गौर करें कि अच्छी इंटेंशन से ये बात कही जा रही है, कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, जेन्युइनली ये कदम उठाना चाहिए आपको, तो रिस्पांस मिलता है तो अच्छी बात होती है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू प्राइम मिनिस्टर एंड द फाइनेंस सेक्रेटरी एंड द चेयरमैन FPR कि उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर किया। ठीक, कंसिडरेशन में एक और बात भी आ रही है कि 2 यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने डिस्कस किया कि शहबाज शरीफ साहब का खिताब डिले क्यों हुआ, कोई कॉन्स्पिरेसी वो उसमें ढूंढ रहे हैं कि कहीं वो गए ब्रीफिंग के लिए और फिर वहाँ पर उन्होंने कोई रिक्वेस्ट वगैरह की। और नहीं, देखिए मैं आपको बताऊँ होता कैसे, एक्चुअली ये कंस्पिरेसी थ्योरीज तो बनती है ना। मैं तो गवर्नमेंट में रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कैसे ये बात चलती है, किसके ज़रिए होती है, कहाँ क्या बात करनी होती है और कहाँ नहीं करनी होती। तो ऐसे नहीं हुआ कि ये कहीं ब्रीफिंग देने गए होंगे, मगर ये नहीं कि जी को 50 लोग बैठे हुए थे तो उनको ये ब्रीफिंग देने गए, ऐसे नहीं हुआ। ये गए होंगे बात करने के लिए और उनके 2-3 साथियों के साथ ऐसे ही हुआ होगा, या 4-5 साथी होंगे, कोर कमेटी है या कोर किचन कैबिनेट है आर्मी चीफ साहब की, तो उनके साथ डिस्कस करने गए होंगे कुछ इश्यूज़, जो कि ये होता रहता है आजकल की हाइब्रिड गवर्नमेंट के अंदर, तो ये होता है, मिलके चलना। इमरान खान भी करता था जी, अब शहबाज साहब भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ मोटी मोटी बात करने गए होंगे। अच्छा। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली बात क्या हुई, मगर कुछ भी लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि उसमें एक्नेक की बात हुई। एक्नेक इज़ दी कमेटी जो प्लानिंग कमीशन जब प्रोजेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाती है तो वो इस कमेटी के पास चला जाता है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट। वो फिर वहाँ फैसला करती है कि ये जो प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट बनाई है प्लानिंग कमीशन ने, इसके ये रियलिस्टिक है नहीं रियलिस्टिक है, इसकी ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट की या नहीं ज़रूरत। क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ये, और ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का फ़लसफ़ा है जो कि शहबाज साहब ने अपनाया है, वो ये है कि हमने डेवलपमेंट करनी है और वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है उनको चलाना है। कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि देखिए इसमें जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यही है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने बेल्ट टाइटनिंग करनी है, खर्चे कम करने हैं, दूसरी तरफ आप PSDP जो है उसको आप बढ़ा रहे हैं। तो अब ये दोनों में तजाद है, एक इधर जाता है दूसरे इधर जाता है। तो आप PSDP जो है उसको 1 साल के लिए रोक देते और ताकि वो पैसे बच जाते और वो पैसे आप दूसरी चीज़ों पर खर्च करते, टैक्सेस ना इतने बढ़ाते आप फॉर एग्ज़ाम्पल, मगर नहीं टैक्सेस बढ़ा के अब वो भी PSDP भी करना है। तो उसके लिए एक्नेक की बड़ी ज़रूरत होती है। अगर एक्नेक अप्रूव कर देती है कोई प्रोजेक्ट, अच्छा, तो फिर कैबिनेट जो है वो ओके कर देती है। अगर वो एक्नेक पे रुक जाती है कोई चीज़, फंडिंग या कि ये प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फिर आगे कैबिनेट जो है वो फैसला नहीं कर पाती। अब ये इस हुकूमत का ये फैसला था कि एक्नेक को हमने ऐसे बनाना है कि जो वादे हम करके आए चाइनीज़ के साथ, अच्छा, स्पेशली चाइनीज़ के साथ, अच्छा, उनको अब इम्प्लीमेंट करना है। चाइनीज़ के साथ 2 बातें पक्की हुई हैं। एक ये कि जी वो रेलवे लाइन बननी है कराची से पेशावर तक, 3-4 साल लग जाएंगे, मगर पहले साल की एलोकेशंस करनी है उसके लिए। इट्स nearly $7 million प्रोजेक्ट, बिलियन अब 7 बिलियन। और दूसरा ये कि वो जो काराकोरम हाईवे में कोई 550 किलोमीटर की एक हाईवे बनाना है वहाँ, वो भी चाइनीज़ प्रोजेक्ट है, फ्रॉम KP टू गिलगित बल्तिस्तान, हमने बात की थी। जी बिल्कुल। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स ओके करने हैं। अब ये प्लानिंग कमीशन ने तो बनाई हुई है अपनी रिपोर्ट्स, और शेख रशीद साहब के ज़माने की बनी हुई है, आपको याद होगा, खान साहब ने रोक दिया था। चाइनीज़ बड़े कीन थे कि इनको करना है।
अब शहबाज साहब बात करके आए हैं वहाँ कि हम ये करते हैं मगर हमारे जो हमने आपके पैसे जो देने हैं हाँ। वो थोड़ा सा ज़रा रीशेड्यूल कर दे, उसको आगे कर दे और ये हम प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं। तो चाइनीज़ को उन्होंने मना लिया। अब ये नहीं, वो नहीं चाहते कि एक्नेक के अंदर आके तो कोई फड्डा पड़ जाए। अच्छा, अब फड्डा कौन डाल सकता है एक्नेक के अंदर? कौन? ये इश्यू है ना कि अगर फड्डा पड़ना है तो फिर एक्नेक को कंट्रोल करना है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब को अब एक्नेक का हेड नहीं बनाया जाएगा, वो खुद बनेंगे और साथ अपने वो इसाक डार साहब को रखेंगे कि ताकि अगर वो मीटिंग को चेयर ना कर सकें तो इसाक डार साहब चेयर करें एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो उनको साथ ले गए वो। अच्छा, तो मेरा ख्याल है ये भी बात की होगी वहाँ कि जी वो हम एक्नेक भी चेंज कर रहे हैं। क्यों की होगी वहाँ? इसलिए कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो लगाया है। हाँ, अच्छा। और वो इसलिए ताकि वो चाहते हैं कि एक ऑपराइट ऑनेस्ट मैन ऑफ इंटेग्रिटी कैरेक्टर और जो कि अग्री किया है IMF के साथ जो प्रोग्राम उसको चलाए और कोई लचक ना दिखाए। पॉलिटिकल मोटिव्स भी ना हो उसके। सियासतदानों के पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं। तो अब अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसको चेयर करते तो हो सकता है वो रुकावटें कुछ अड़ाते उसके अंदर कि यार ये क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो ताकि पैसे बच जाए। ठीक, क्योंकि उन्होंने तो बजट को बनाना ना। इनका सियासतदानों का ये है कि काम करना है। हम चाइना के साथ भी वादा करके आए, वैसे भी एम्प्लॉयमेंट होती है सड़कें वड़कें बनाने में तो नून लीग माहिर है ना, वो तो मास्टर है। रेलवे लाइन बना दी, सड़कें बना दी, अंडरपास बना दिए, मोटरवे बना दिए, ये तो उनका एजेंडा आइटम है। और वहाँ फिर आपको पता है कि तरक्की भी होती है, पैसे भी बनते हैं लोगों के इधर उधर। बिल्कुल, वगैरह सबकी तरक्की होती है। तो मेरा ख्याल है वहाँ फिर उन्होंने कहा कि ये ना हो कि औरंगजेब साहब ये कहें कि ये है वो है, और उससे कुछ बैकग्राउंड भी है जो मुझे पता चली। देखिए एक्नेक के शायद खाका नवासी साहब भी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो भी बन गए थे हेड ऑफ एक्नेक। तो ये ऐसी बात नहीं है कि पहली दफ़ा हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जो डेवलपमेंट स्कीम्स प्लानिंग कमीशन की तरफ से आई हैं, पहले वो उन्होंने 1.5 ट्रिलियन रुपीज़ की स्कीम्स दी जो कि अप्रूवल थी विद प्राइम मिनिस्टर। तो मेरे ख्याल औरंगजेब साहब ने उसको काट के 1 ट्रिलियन कर दिया था। अच्छा। उस वक्त ये हेड थे तो जब ये डेवलपमेंट हो रही थी। तो अब मेरा ख्याल है वो कॉम्प्रोमाइज़ 1.4 ट्रिलियन पे हुई है। अच्छा। तो इस किस्म की कुछ मानी तो फिर शहबाज साहब की गई। तो फिर वो ऐसे ही है, पर अब किया जाता है और क्या किया जाए। तो मेरा ख्याल है ये अपने हाथ में कंट्रोल में रखना चाहते हैं एक्नेक को। अच्छा। ताकि आगे कैबिनेट के अंदर फटे शटे ना पड़े, सीधी सीधी हो जाए और मोड़ लग जाए और खत्म। और इसाक डार साहब का शामिल होना कहीं नवाज शरीफ साहब के ये मैंने अभी आपसे कहा ना कि ये तो नून लीग ओब्लिक नवाज शरीफ साहब का एजेंडा है ना। हमेशा वो यही करते हैं और शहबाज साहब भी फॉलो करते हैं। चले तो मरियम भी यहाँ इस साल तो नहीं, शायद अगले साल ये फॉलो करें, मगर इस साल इन्होंने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं जोर दिया, वो और हेल्थ चीज़ों के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँ कहानी एक बड़ी इंटरेस्टिंग। टाइम है ब्रेक में 1 और 2 मिनट। ये जो है ना एक्नेक का कंट्रोल लेना, ये ऐसे ही है जैसे कि सिपेक का कंट्रोल लेना था। 2016-17 में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे 15-16 में, तो सिपेक का प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, बनाए जा रहे थे। उस वक्त उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि सिपेक का जो सेक्रेटेरिएट है वो हमें दे दिया जाए। इसका जिक्र पहले भी मैंने किया। अथॉरिटी बनाई गई और नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, यहाँ सिविलियन कंट्रोल में होगा। और वो लोग कह रहे थे हमारे कंट्रोल में दें ये। अच्छा। क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, ये है। हाँ। तो मियाँ साहब ने कहा नो, ये सिविलियन सेटअप होगा, मैं खुद करूँगा। तो इसके ऊपर फटा पड़ा था। अच्छा। अब बात यह है कि ये बातें कैसे होती हैं क्लियर। ये ऐसे नहीं होती कि आप जाते हैं वहाँ 8 लोग बैठे हुए होते हैं और आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनको रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप इजाज़त दें तो हम ये करना चाहते हैं। ऐसे नहीं होता। ऐसे ब्रीफिंग ये होती है कि ये हम वादा करके आए, ये करके आए, ये करके आए, ये करके आए, और हमारा ये ख्याल है कि अब हमें इसको इस तरीके से चलाना है हमने। तो उससे मेरी ये तजवीज़ होगी टू द कैबिनेट कि जी एक्नेक जो है वो मैं खुद चेयर करूं और मैं इसाक डार साहब को लेके चलूं। ठीक है। तो जब इस तरीके से व्हेन यू पुट इट लाइक दिस, तो आगे से फिर कोई कुछ नहीं कहता, सारे करके ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक। तो ये इजाज़त नहीं लेनी होती, ये इन्फॉर्म करना होता है इन अ पर्टिकुलर वे। आमतौर पर जो कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द आर्मी चीफ या आर्मी ऑफिशियल्स एंड प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, वो मिलिट्री सेक्रेटरी के ज़रिए होती है। मिलिट्री सेक्रेटरी को बुलाया जाता है, कह रहे ये मैसेज कन्वे कर दो, फीडबैक ले लो। वो फिर अपने काउंटर पार्ट को फ़ोन करते हैं, वो आगे पूछता है। अच्छा। फिर वो बताते हैं, तो ताकि शर्मिंदगी किसी को ना हो। ना हो, हाँ ना हो तरीके से ये सारा मामला हो जाए। अब वो मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा जाता है कि जी हम ये समझते हैं, तो ज़रा आप ज़रा देख लेना कि ठीक है ना, प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, चेक कर ले ज़रा।
वो फिर चेक करते हैं, फिर कहते हैं कि सर हाँ वो ठीक है, कोई इशू नहीं है, मगर मेरा ख्याल है वहाँ है, इस किस्म की सोच है कि अगर आप ऐसे कर लें तो ऐसे कर, तो यू कन्वे मैसेजेस इनडायरेक्टली, यू नेवर टॉक डायरेक्टली, बिकॉज डायरेक्टली अगर कोई ना हाँ हो जाए तो इट्स एन इंसल्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी बन जाते हैं। सो कम्युनिकेशन इज वेरी सेंसिटिव एंड इट्स डन इन अ पर्टिकुलर वे। तो ये जो लॉगर्स कह रहे हैं कि जी वो गए वहाँ, उनसे इजाज़त ली, ब्रीफिंग दी, ऐसे नहीं होता। हाँ, तरीके से ये काम होता है। शहबाज शरीफ साहब तो इस आर्ट के मास्टर हैं वैसे भी ना। नहीं वो खैर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आपने औरंगजेब साहब की बात की कि उनको उन्होंने तो अपॉइंट किया, तो हाँ, मेरा तो दूसरा सवाल यही था लेकिन मैंने आपसे पूछा नहीं। क्या वो क्या था? कि सरबराही चाहे शहबाज शरीफ साहब के पास हो या औरंगजेब साहब। यार ये शरारती वाली बातें मत किया करो। चले हम चले चलाने की कोशिश कर रहे हैं मुल्क को और आप ठीक ये है। शरारती बातें कर रहे नहीं हैं। नहीं बिल्कुल ऐसी कोई नीयत नहीं है। मुल्की मफाद में मैं अपनी शरारत को यहीं रोक के ब्रेक के बाद वापस आके एक शरारत करूंगी। आते हैं ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। शरारत कुछ मिनट के बाद एक सवाल जो पार्लियामेंट की कारकर्दगी के बारे में। शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी आपने बताई है उनकी हुकूमत की। पार्लियामेंट ने क्या किया 100 दिनों में? 100 दिन में पार्लियामेंट ने मेरा ख्याल है एक मनी बिल, ये जो मनी बिल आया है जी, इसके ऊपर किया, और कोई मनी बिल नहीं आया। मनी बिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन। अगर मनी बिल फेल हो जाता है, आता है और वो पास नहीं होता, तो इट्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। इसलिए मनी बिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मनी बिल्स जो हैं वो पार्लियामेंट दोनों हाउसेज में अप्रूव करवाने होते हैं। तो इसमें 90 डेज में एक ही मनी बिल आया। अच्छा। मगर सबसे बड़ी जो मुश्किल नज़र आई है वो ये है कि स्टैंडिंग कमिटीज़ जो है ना, वो 3 महीने लग गए इनको, अब जाके स्टैंडिंग कमिटीज़ बनी है। अब वहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे थे क्योंकि पीटीआई तावन नहीं कर रही थी जी। तो उनको अब बुलाने में, बनाने में, और फिर ये शेयर करनी पड़ती है अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ, तो उसके ऊपर भी काफ़ी लेन देन होती है। अच्छा। मगर अब जाके फाइनली आज ही या कल की खबर थी कि स्टैंडिंग कमिटीज़ जो है उसके ऊपर एग्रीमेंट हो गई है। तो 15-20 कोई स्टैंडिंग है, 20-30 स्टैंडिंग कमिटीज़ बनने जा रही हैं, बन गई हैं, तो अच्छी बात है। मगर जो पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट हुई है, क्योंकि डिबेट होती है ना सपोजिटली, बिल्स होते हैं, डिबेट होती है, पॉइंट्स होते हैं। अब उसमें वो कहते हैं कि 30% जो सवाल खड़े किए गए वो पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर थे। मतलब ये सवाल किए गए पूछने के लिए, ये ठीक नहीं है, ऐसे क्यों, ये फलाना क्यों बोल रहा है, ये है, उसको इजाज़त मिलनी चाहिए। मतलब ये प्रोसीजरल इश्यूज़ के ऊपर 30% पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर के ऊपर टाइम ज़ाया हो गया। ओके। दूसरी बात ये है कि एक तरफ तो अटेंडेंस अच्छी रही, ऑन एवरेज 280, 290, 300 के करीब लोग अटेंड करते रहे। अच्छा। तो इट्स नॉट अ बैड रिकॉर्ड। मगर शहबाज शरीफ साहब सिर्फ 2 दफ़ा गए हैं और यहाँ तक कि इमरान खान साहब और नवाज शरीफ साहब भी 4 सेशंस में 1 सेशन अटेंड करते थे, बट 25%। तो शहबाज शरीफ साहब तो 2 महीने में 2 दफ़ा गए हैं। 2 सेशंस क्या, वो भी आधे अटेंड किए होंगे। तो एक तो ये मियाँ साहब थोड़े से ज़रा लेज़ी रहे अबाउट पार्लियामेंट। तीसरी चीज़ ये है कि पीटीआई ने काफ़ी शोर शराबा किया। 11 दफ़ा उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, जिसका ये मतलब है कि 11 दफ़ा तो काम हो ही नहीं सका, और वो 2-2 दिन के लिए पोस्टपोन प्रोरोग होती रही पार्लियामेंट। पीटीआई ने काम करने भी नहीं दिया। इसके अलावा जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि काफ़ी दफ़ा बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर डिस्कशन शुरू हुई, कोई फैसला नहीं हुआ। तो 24% या 25% ऐसे केसेस हैं जहाँ मामला सामने आया मगर कोई फैसला नहीं हुआ, मुलतवी हो गया। तो मतलब है कि इनकम्प्लीट रह गए एजेंडे। इसी तरीके के साथ अगर पार्लियामेंट के अंदर कितने लोग हैं टोटल, 342, 50 इतने ही है ना, 300 समथिंग। तो उसमें से 50% से ज़्यादा लोग ने मुँह नहीं खोला अपना। अच्छा। किसी ने कोई हाथ नहीं खड़ा किया, कोई सवाल नहीं पूछा, नो पार्टिसिपेशन, डेड रहे। हाँ। अब ये किस किस्म की पार्लियामेंट है जिसमें आधे लोग जो हैं वो डेड हैं। तो ये भी एक ब्लॉट है। और दूसरी बड़ी मुझे पढ़ के हैरान हुआ कि जो गैलरी है ना पार्लियामेंट, तुम्हें पता ना ऊपर गैलरी होती है जहाँ मीडिया बैठता है, लोग आके बैठते हैं के साथ। तो गैलरी में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई रखी इस दफ़ा। अच्छा। ज़्यादा लोग ना आए, बड़ी टाइट करके रखा हुआ। वो मेरा ख्याल है इसीलिए था क्योंकि पीटीआई ने शोर वोर डालना था, तो उसको कवरेज मिलनी थी, तो इसलिए टाइट करके रखा हुआ। तो मगर जो गुड न्यूज़ इज़ के ख़वातीन की पार्टिसिपेशन मर्दों से ज़्यादा थी। 61%, 60% से ज़्यादा ख़वातीन ने पार्टिसिपेट किया, अटेंडेंस की और बोली वहाँ जहाँ तक उनके जो मेल कॉलीग्स थे वो 49-50% के करीब उन्होंने पार्टिसिपेशन की। तो जेंडर इश्यूज जो थे वहाँ आप लोग जो हैं वो हावी रहे। ये तो खुश आइंद है। बाकी ये है कि
काफ़ी बाई पार्टिजन, मतलब दोनों सियासी जमातें जो हैं, गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, सबको इक्वल मौका मिला। यहाँ तक कि अपोजिशन को कोई 55-60% टाइम जो है वो अपोजिशन को दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को दाद देनी चाहिए, बड़ी जमहूरी तरीके के साथ उन्होंने कंडक्ट किया है। तो इस किस्म की सिचुएशन है पार्लियामेंट के अंदर। चले आप मोर और लेस कितने नंबर देंगे फिर पार्लियामेंट की कारकर्दगी को? 50 आउट ऑफ 100, 50% अभी इनिशियल है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, जब मज़ीद सख्त फैसले और उनकी इन्फोर्समेंट होगी, जब वो लागू होंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन इसमें जब कनेक्टेड बात चल ही रही है तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ख़बरें ऐसी आ रही हैं जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो बैकडोर राब्ते हैं वो भी फ्लॉप हो रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। और उसमें गवर्नर साहब की एक स्टेटमेंट कोट की जा रही है जिसमें गवर्नर पंजाब ये कहते हैं कि हमारा बड़ा भयानक तजुर्बा था इस इत्तेहाद का जो नून लीग के साथ किया, और फिर 16 माह की कारकर्दगी पे भी उनको बड़ा पछतावा है, और वो कह रहे हैं कि हमें बहुत रिएक्शन फेस करना पड़ता है नून लीग के साथ मिलकर चलने की वजह से। आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कमिंग फ्रॉम गवर्नर साहब? देखिए, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ कि जरदारी साहब और शहबाज साहब से के दरमियान बड़ा फ़र्क है अप्रोच का। जरदारी साहब का जो मौका है वो थोड़ा सा फ़र्क है। वो कहते हैं नेगोशिएट करना चाहिए, हर बात माननी नहीं चाहिए, कुछ लेने देने की बात होनी चाहिए, कुछ बहस होनी चाहिए, और वो हर चीज़ के ऊपर लड़ते झगड़ते नहीं है, मगर बिल्कुल वो नेगोशिएट करते हैं। ठीक, शहबाज साहब नेगोशिएट सरेंडर कर देते हैं शहबाज साहब। आई वुड नॉट से सरेंडर, आई वुड नॉट से नेगोशिएट, आई वुड से हथौली रख देना, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, लेट्स गेट ऑन विद इट। अच्छा, सरदारी साहब वो प्रेसिडेंसी में बैठे हुए, ना भी बैठे हों, वो कहते हैं अपनी इज्जत करवानी पड़ती है, उसके साथ फिर बहस करनी पड़ती है, एकदम नहीं दे देना, लेन देन यानी कुछ लो और कुछ दो हमेशा। अच्छा। वो कहते हैं इसी के साथ इसी में इज्जत है आपकी, नहीं तो दूसरा चढ़ जाएगा उससे। तो वो कह रहे हैं जी नहीं होना। तो जरदारी साहब वहाँ प्रेसिडेंसी में बैठ के ये कर रहे हैं, वो हुकूमत के साथ भी कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी कर रहे हैं, और वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनडायरेक्टली कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि जो हुकूमत कर रही है वो कहने की उम्र कर रही है, मगर वो एस्टैब्लिशमेंट को नहीं क्रिटिसाइज करेंगे, वो हुकूमत को कहेंगे कि इसको ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें। वो आगे से जवाब मिलता है हम नहीं कर सकते, तो कह रहे हैं कि ये क्या बात हुई। तो वो फिर अपना जैसे कहते हैं ना पाउंड ऑफ फ्लैश, वो फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं, नॉट फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट बट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को वो फिर टाइट कर देते हैं। तो अब वो यही है कि पीपल्स पार्टी को कंसल्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, ये सब जरदारी साहब के टैक्टिक्स हैं। आखिर में वो ही विल नॉट डू एनीथिंग टू डिस्टेबलाइज दिस गवर्नमेंट, मगर आखिर वक्त तक जाएंगे, ना ना ना, आखिर में आगे मान जाएंगे और थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए, ये नेगोशिएशन का यही होता है ना। मैं आपको एक एलिमेंट्री प्रिंसिपल नेगोशिएशन का बताऊं। आपने गाड़ी बेचनी है, आपने कहा जी मैं 2 करोड़ की गाड़ी बेचा हूँ। अच्छा, तो आगे से ऑफर आती है 1.5 करोड़ की, तो अब आप 2 मांग रहे हैं, वो 1.5 मांग रहा है। तो अगर तो आप कहेंगे नहीं जी मैं तो 2 तो घट नहीं लेना, वो कहता मैं 2 तो बात घट नहीं लेना, वो कहता मैं 1.5 तो बात नहीं दे सकता, तो फिर वो कहता अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसे नहीं होता। होता ये है कि वो जो 2 वाला है वो उसको कहते हैं यार कुछ करो ना, कुछ करो ना, कुछ। अच्छा यार आपके लिए 1 करोड़ 90 कर देते हैं। उधर से वो भाई आप भी तो कुछ करें ना, ये तो कोई बात नहीं है ना जी। अच्छा जी चले 1 50 से 1 60 कर देते हैं। तो फिर 2 हफ्ते की बात नहीं होती, फिर एक फ़ोन करता है, अच्छा जी सोचा तुसी? और जी असी तो पहले सोचा तो दसिया होया कि असी तो 1 90 तो घट नहीं देनी। और सर जी खुदा का खौफ करो, वो जी है जी वो अच्छा 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 चलो 1 85 कर देने, चलो हम बस आखिरी है तो उधर चलो जी 1 65 कर देने। तो ये जितनी देर आप नेगोशिएशन करते हैं उतनी ज़्यादा फ़ायदा होता है नेगोशिएटर जो कि डिले कर रहा होता है। okay. जो जल्दी करता है उसका फ़ायदा नहीं होता, नुकसान हो जाता है। तो नेगोशिएशन टैक्टिक्स इसीलिए हर बात जो है जो कि 1 दिन में हो सकती है। अगर मैं आपसे कहूँ आयशा यार 2 मंगना पे तो 1 75 तो डन कर देने, अद्धा तू कर दे अद्धा मैं, तू अद्धा तू उत्ते आते अद्धा मैं हुआ, तो एंड में 2 महीने के बाद आना वही है, मगर लड़ झगड़ के आना है। यहाँ तो दोस्ती सुलह में आयशा समझेगी पता नहीं मैंने सही किया है, इन्हें करा लिया जल्दी जल्दी मेरे को, मैं कहूँगा पता नहीं आयशा ने चाम लगा के मेरे को जल्दी करा लिया, एक ही चक्कर है। तो वो जब आप लड़ के कुछ लेते हैं तो फिर वो यू फील कि यार मैं बड़ा ठीक ठाक डील की है। अगर जल्दी डील हो जाए तो दोनों साइड सब समझती हैं कि यार गड़बड़ हो गई है, वो ज़्यादा अच्छी डील ले गया। तो जरदारी साहब का ये फ़लसफ़ा है कि पहले हाँ करनी नहीं है, ठीक, अपना डिमांड जो है वो ठक 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 ठक। तो जरदारी साहब बिलावल जो है वो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि वो अलग अलग गेम खेल रहे हैं, दे पार्ट ऑफ द सेम, मगर बड़ी अच्छी वो
अपनी तरफ से खेल रहे हैं, और सरदारी साहब भी गेम खेलते हैं इस तरीके के साथ। उनके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक उनका ऑब्जेक्टिव है कि अगले राउंड में बिलावल को भेजना ऊपर जी, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को जफ्फी पा के बहना है, मगर लड़ाई नहीं करनी। लड़ाई नहीं करनी, लम्हा भी नहीं पे जाना, मगर नेड़े रहना। ठीक, तो वो ही प्लेज ब्रेन गेम्स। तो वो अब कर रहे हैं। अब ये अच्छा। गवर्नर साहब बेचारे, इनको लगाया इसी वास्ते कि वो जरदारी साहब जो कहेंगे, ये बिलावल जो कहेगा वो वैसे ही होगा। और ये नून लीग को लताड़ रहे हैं, लेकिन बात उधर जा रही है। बात सारी उधर, उनको कहा गया कि लताड़ो, वो लताड़ रहे हैं। अब मैं गवर्नर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ हाँ, कि आप बड़ी शोर डाला हुआ कि आप प्रेस के हक में थे, आप तो ये बिल पास ही नहीं करना चाहते थे। चले, मैं आप पर यकीन करता हूँ कि आप जेन्युइनली नहीं ये चाहते थे, बिकॉज एक्चुअली पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड यही है कि मीडिया की आज़ादी के लिए पीपल्स पार्टी ने कभी क्रैकडाउन नहीं किया। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द पीपल्स पार्टी। वो कड़वा घुड़ करके गाली खा लेते हैं, ठीक, मगर मीडिया का क्रैकडाउन नहीं करते वो, ठीक है। ये मोहतरमा ने पहले दिन से ये पॉलिसी रूल इख्तियार बना की के थी। रखे थे। अच्छा, तो अब बात ये है कि ये जो बिल पास हुआ है पंजाब में, अगर गवर्नर साहब इतने ही कंसर्न थे कि इसको नहीं होना चाहिए तो बिल वापस कर देते। बिल लेके क्यों बैठे रहे? अगर ये बिल वापस कर देते तो फिर ये बिल वापस जाता गवर्नर के पास आफ्टर अमेंडमेंट्स, तो उस वक्त फिर एक दो दफ़ा वापस कर सकते हैं, इसके ऊपर फिर लेन देन हो सकती थी। साहब ने बिल वापस नहीं किया, उठ के दुबई चले गए, और वो आए और उन्होंने आके पीछे से ठक कर दिया एक दिन के अंदर। और गवर्नर साहब अब रो रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। आई एम सॉरी, ये डोंट बाय दैट। हाँ, तो उनका मगर ये कहना था पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स ऐसे ही होती है। तो हमने समझी पॉलिटिक्स की स्कीम्स। खेल में क्या चल रहा है, ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। सेठी साहब, कभी ट्रेंड बना था क्रिकेट कम्स होम, अब ट्रेंड है क्रिकेटर्स कम होम। कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी या नहीं होगी, कुर्बानी के बाद कुर्बानी की खबरें चल रही हैं। और सुनैब मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन पीसीबी, वो बहुत इजलास मुनक्किद कर रहे हैं और उसमें और भी ओहदेदार बैठ रहे हैं। और शाहिद अफरीदी साहब ने फरमाया 8 से 9 खिलाड़ी जो हैं वो फारिग होने जा रहे हैं। सुपर 8 में पहुंचने के इम्कानात जैसे ही ख़त्म हुए, इफ्स एंड बट्स पे हमारी टीम थी परफॉर्मेंस के बजाय। ये रह जाए, ये हो जाए, रन रेट ऐसे हो जाए, पॉसिबिलिटी। लेकिन जो पाकिस्तानी थे उन सब की उम्मीदों पे पानी फिर गया और सबसे कमज़ोर टीमों से पाकिस्तानी टीम हार के अब मुल्क वापस आ जाएगी, ईद यहीं मनाएंगे। यहाँ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने इससे पहले बहुत बार नकाइस की निशानदही की कि ये चीज़ें देख लें, इनसे आपको नुकसान हो सकता है। आपने बताया कि वो चीज़ें नहीं देखी गई, तो उसका फॉल आउट ये है। अब आप मुझे ये बताएं कि रिज़ाइन कौन करेगा, कोई जिम्मेदारी कबूल करेगा, सिलेक्शन कमेटी में से कौन कौन फारिग होने जा रहा है? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि कौन फारिग होने जा रहा है या नहीं। ये तो अब क्रिकेट बोर्ड जो है वो फैसला करेगा। वो बोर्ड इज़ लेड बाय चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब। 3 माह हो गए हैं मेरा ख्याल है इनको आए हुए, या काफ़ी टाइम हो गया मेरा। हाँ, वो जैसे केयर टेकर गए तो वो ये साथ ही आ गए। तो मेरा ख्याल उससे 1-2 दिन पहले ही आ गए थे। हाँ, पहले तो बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हुई। अच्छा, एक मीटिंग हुई है, उसके बाद मीटिंग ही नहीं चेयरमैन साहब ने की। चेयरमैन साहब बहुत बिजी रहे हैं, आपको पता ही है, वो मिनिस्ट्री सेनेटर की भी वजह हैं, फिर काफ़ी भाग दौड़ भी थी। तो फैसले तो बोर्ड में होते हैं, मगर यहाँ ऐसे लग रहा है कि बोर्ड के अंदर कोई ख़ास उसको अहमियत नहीं दी जा रही। मैं समझता हूँ दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। बोर्ड को साथ लेके चलना चाहिए और सारे फैसले बोर्ड से करवाने चाहिए। हाँ, वो आपकी राय हो, मगर आपको अंगूठा और मोहर जो है वो बोर्ड की लगवानी चाहिए, बाद में नहीं, उनको साथ लेके। क्योंकि बोर्ड के अंदर भी बुड़बुड़ होनी शुरू हो गई है, मैंने सुना, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें तो कंसल्ट ही नहीं किया जा रहा, हमें तो घास ही कोई नहीं डाल रहा, एंड सो ऑन। तो एक तो बोर्ड को खुश रखना चाहिए, उनके साथ राब्ते होने चाहिए, उनके साथ मीटिंग्स होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल दे रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट। तो एक तो ये बात। अच्छा। मगर मैं समझता हूँ उसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ा ऑन द चेयरमैन। अच्छा, अब बात यह है कि मसला कहाँ से ख़राब हुआ, तो यही चीज़ें देखनी पड़ेंगी गोइंग फॉरवर्ड। मसला ज़का अशरफ साहब के ज़माने में ख़राब हुआ, जबकि प्लेयर पावर इंज़मामुल हक साहब और बाबर आज़म साहब और उनकी जो कंपनी जो बनाई है इन लोगों ने प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो हावी हो गए। उन्होंने बहुत सख्त प्रेशर डाल के एक प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट नए सिरे से करवाए और 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स कराए, और फ्रैंकली अनप्रेसिडेंटेड ऐसे थे जैसे कि मैं जब पढ़ के मैं हैरान परेशान हो गया कि ये कर क्या रहे हैं। ये तो बिल्कुल
आपके हाथ से, क्रिकेट बोर्ड के हाथ से सारा कुछ जा रहा है। और जिन लोगों को आपने सरबराह बनाया वो तो खुद इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, तो ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल उन्होंने मेरा नहीं ख्याल ज़का अशरफ साहब को क्रिकेट के बारे में या मैनेजमेंट के बारे में कोई ख़ास पता है, और मैं खुल के ये बात कह रहा हूँ। और वो सियासी शख्स हैं और वो सियासी तौर पे आए थे और वो सियासी तौर पे इसको ट्रीट कर रहे थे, तो उनकी एडवाइस भी उनको बड़ी बुरी मिली, और क्योंकि वो अच्छे लोग भी नहीं थे उनके पास, और उन्होंने फिर ये जो सारे फैसले किए वो गले पड़ गए। बाबर आजम को बनाना, सॉरी शाहीन को बनाना, बाबर को आउट करना, फिर बाद में बाबर को बुलाना, फिर इंजमाम से ये प्लेयर पावर, ये सारा कुछ जो हुआ ना उस वक्त गड़बड़ हो गई। वहाब रियाज को साथ लेके चलना, काफ़ी प्रॉब्लम्स, वो अब मोहसिन नकवी के गले पड़े हुए हैं। इनको नहीं पता हाउ टू डील विद दीज इश्यूज, इसलिए वो सर्जरी की बात करते हैं। मैं बड़े विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो आज खबरें आ रही हैं कि जी प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं रिव्यू होंगे, वो रिव्यू होंगे, ये उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो जो गंद पड़ना था ना वो पड़ गया। अब आप प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवाइज करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके साथ टीम स्पिरिट नहीं बनेगी। ये आप प्लेयर्स को क्यों पनिश कर रहे हैं? आप अगर पनिश करना है तो जो पॉलिसीज़ अख्तियार की गई, जिन लोगों ने वो पॉलिसीज़ अख्तियार की, जो पॉलिसीज़ फॉलो हो रही थी, जिसकी वजह से टीम के अंदर डिसयूनिटी हुई, उसको आप देखें। अब ये तो होना ही था। अब ये इंडिविजुअल प्लेयर्स को एयर मार्क करना कि आप ट्रबल मेकर हैं, आप ट्रबल मेकर हैं, इनको निकाल दें, इनको कर दें, ऐसे काम नहीं चलेगा। दिस इज़ नॉट दी अप्रोच। अच्छा, ये मैं आज बड़े ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अभी सारी दुनिया में, पाकिस्तान के अंदर डिमांड है बाबर को निकाल दो, फलाने को एक्स कर दो। कोई कहता है चेयरमैन की छुट्टी कराओ, कोई कहता है चेयरमैन रिजाइन करे, कोई कहता है बाबर को निकालो, कोई कहता है शाहीन को निकालो, कोई कहता है जी अद्धी टीम को फारग कर दो, कोई कहता है इनके प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट कर दो। आई डोंट एग्री विद एनी ऑफ दिस। देन व्हाट टू डू? What to do is a different strategy altogether. टाइम बहुत थोड़ा है। हाँ बिल्कुल, ख़त्म प्रोग्राम का टाइम है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको ज़रा सोचना चाहिए कि स्ट्रेटजी क्या है, टीम कैसे बनानी है, आगे कैसे जाना है। कैप्टन का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग इशू, बिलीव मी। कोचेस का इशू इज़ अ वेरी बिग इशू, वेरी बिग इशू। कोचेस का आप मसला हल कर लेना तो कोचेस संभाल लेते हैं टीम को। और जो आपने फ्रेंकली जो कोचेस आपने लगाए हुए हैं, दैट इज़ द रॉन्ग अप्रोच टू कोचिंग इन क्रिकेट। इसीलिए इट वाज अ रॉन्ग अप्रोच कि आपने काकुल भेज दिया फिजिकल ट्रेनिंग के लिए। इट्स अ रॉन्ग अप्रोच। ऑल दिस हैज़ टू बी डन विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट। ट्रेनर्स हैं, फिजिकल फिटनेस कोचेस हैं, स्पेशल एक्सरसाइजेस हैं, स्पेशल रूटीन्स हैं, डाइट्स हैं। इट्स अ फुल फ्लेज साइंस। ऐ नहीं है कि जी टूर के उत्ते जाके रेस्टोरेंट पराठे खाने शुरू कर दियो और फिर डकार मारने शुरू कर दियो, ये नहीं है। अच्छा, और ये पाकिस्तानी कोचेस जो हैं, दे आर नॉट अप टू इट, एंड आई मस्ट टेल यू। तो एक तो ये कि कोच स्ट्रेटजी, दूसरी ये स्ट्रेटजी कि मोहसिन नकवी साहब अगर चेयरमैन रहना चाहते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि जब टीम हारती है इस तरीके के साथ तो फिर चेयरमैन के ऊपर बड़ा प्रेशर आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वो ये कि 2016 में वो एशिया कप हो रहा था और उस वक्त बांग्लादेश की टीम इतनी स्ट्रांग नहीं थी। अब तो ठीक ठाक टीम हो गई है, 10 साल 8-9 साल हो गए। तो उस वक्त हमारी टीम गई वहाँ ढाका खेलने के लिए और वहाँ जाके हार गई जी। और हार के गई, फाइनल तक नहीं पहुंच सकी, सेमीफाइनल में हार। तो उस वक्त चेयरमैन पीसीबी शहरयार खान साहब थे। अच्छा, मैं भी आई वाज ऑन द बोर्ड बट आई वाज नॉट इन पावर। चेयरमैन साहब पावर में थे। तो मुझे याद है कि जब ये हारे तो टीम वापस आ रही थी तो मुझे फ़ोन आया शहरयार खान साहब का। अच्छा। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो मैं गया, बड़े परेशान थे। ही वाज अ थरो जेंटलमैन। मुझे कहने लगे नजम यू टेक ओवर। मैं क्या? कहने लगे, मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी का हेड था। मुझे कहने लगे मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ और तुम टेक ओवर कर लो। तो मैंने कहा, उनको हम मियाँ कहते थे, मियाँ क्या हो गया? कि नहीं देखे ना वो टीम हार गई है और मुझे पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर साहब परेशान है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा? कहने लगे हाँ, मुझे इतला मिली है कि MNAs MPAs शोर पड़ा है कि PCB में क्या हुआ और नवाज शरीफ साहब थोड़े से नाराज़ हैं हमसे। अच्छा। तो मैं अपना रेजिग्नेशन मैंने लिख लिया। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा दिखाएं। अच्छा। मैंने पढ़ा। मैंने कहा मियाँ आप इसको अभी ना भेजें। ओके। मुझे मौका दें, मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करता हूँ। ओके। मेरा नहीं ख्याल कि आपको रिज़ाइन करना चाहिए। फिर कहने लगे
इट इज़ द ओनली ऑनरेबल थिंग टू डू। ये जो था ना ऑनरेबल थिंग टू डू, मैं बड़ा मुतासर हुआ उस चीज़ से, और मैंने याद रखा कि व्हाट इज़ द ऑनरेबल थिंग टू डू। द ऑनरेबल थिंग टू डू इज़ कि इवन इफ़ यू आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, इवन इफ़ यू आर इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, इफ एज द कैप्टन अगर जहाज़ गिर रहा है, नीचे जा रहा है, तो पहले आप नीचे जाएं। ये एक पुराना मुहावरा है कि गोइंग डाउन विद द शिप। कैप्टन जो है जब जहाज़ सिंक कर रहा होता है तो कैप्टन पहले कहता है कि आई विल गो, ठीक। तो और या ये कि सब लोगों को पहले किश्तियों में डाल दें और मैं बैठा हुआ हूँ, जब जहाज़ जाएगा तो मैं भी साथ डूब जाऊँ। तो कैप्टन ऑलवेज गोज डाउन फर्स्ट। तो शेरियार साहब का ये मसला था कि उन्होंने कहा मैं स्टेप डाउन करता हूँ। मैंने फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहा कि इनकी बहुत खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, फर्स्ट एज फॉरेन सेक्रेटरी, पहले भी ये चेयरमैन रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के, इज़ एन ऑनेस्ट डिसेंट गुड मैन, तो इनको आप ऐसे मत जाने दें। फिर इन्होंने मुझे कहा कि उनको कहें ठीक है। तो फिर मैंने शेरियार साहब से कहा कि आप टाइम मांग लें, और अच्छा, आप ये ना कहें कि आप आज जा रहे हैं, आप कहें कि मैं आईसीसी की मीटिंग्स हैं वो अटेंड करके, तो उसके बाद मैं नहीं रहना चाहता, दिलासा दे दें थोड़ा सा। तो मैंने कहा आपका भी ऑनर हो जाएगा, तो पीएम भी कह सकेंगे कि मैंने कोई ना कोई एक्शन तो लिया है। ठीक है। तो मतलब ये है कि तो वो मैंने हमेशा याद था। तो जब इमरान खान साहब आए तो आई रिजाइंड। मैंने कहा कि इनसे मैं काम नहीं कर सकता। चले, ये अच्छी मिसाल दे दी। अभी भी जब मैं 6 महीने के लिए आया तो उस वक्त पीपल्स पार्टी चाहती थी कि वो अपना ज़का अशरफ साहब को लाए। बिल्कुल, और ये जब खींचातानी चली तो आपकी तरफ से मैंने कहा कि रज़ाकाराना तौर पे इस्तीफा आ गया था। ठीक है, मैं रास्ते से हट जाता। आपको समझ आना चाहिए कि आप चीज़ जो है वो उस तरह नहीं देख पाएंगे, क्या संभाल आगे नहीं चेयरमैन पाएंगे। साहब करते हैं, दैट्स अप टू हिम। बट मैं ये समझता हूँ कि वी नीड some experienced people running PCB। कोई इतने मुश्किल हालात नहीं है। ये सारी रिवाइवल हो सकती है, मगर योर अप्रोच हैज़ टू बी डिफरेंट। ये प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल करना, ये करना, वो करना। मैं आपको जाते जाते एक बात कह दूं, कनाडा एंड अमेरिका लोग मरते हैं वहाँ जाने के लिए, इमिग्रेशन लेने के लिए, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। वहाँ क्रिकेट नहीं होती थी, ठीक, अब क्रिकेट शुरू हो गई है, तो ऑप्शंस भी सबके लिए। अब आपके क्रिकेटर्स के लिए क्या, दुनिया के क्रिकेटर्स के लिए जो कि थर्ड वर्ल्ड से, जहाँ उन्हें इज्जत नहीं दी जाती या उतने पैसे नहीं बनते, वो अगर आप चाहेंगे तो वो कनेडियन या अमेरिकन सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ क्रिकेट ले सकेंगे। और अभी खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि जो लोग जिनके ऊपर ये तलवार चलाना चाह रहे हैं या वो ऑलरेडी वकीलों के साथ, वकला साथ राब्ते में है और इस ऑप्शन पे गौर करें कि वापस ना ही आना पड़े और वहीं नहीं, अगर नहीं आ गए मगर चले जाएंगे, दोबारा चले जाएंगे। और यहाँ जो इनसिक्योरिटी होती है, जो इसलिए इनसिक्योरिटी भी होती है और कोई पॉलिसीज भी नहीं पता चलता क्या, और फेवरेटिज्म चेंज भी हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि इनको चेयरमैन साहब को और पीसीबी को बड़े सोच समझ के करना चाहिए जो काम करना है, नहीं तो और प्रॉब्लम। चलें देखते हैं, ईद गुजरती है उसके बाद फैसले आते हैं, उसी से पता चलेगा कि डायरेक्शन क्या है पीसीबी के। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें।